हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संजय शर्मा अनन्या एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, आने वाले समय में धीरे धीरे करके एग्जामिनेशन कंटिन्यू किया जाएगा। जैसे ही समय धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए सुपर टेट और टेट के जो भी विद्यार्थी हैं या एलटी के विद्यार्थी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमने आप लोग को 1857 की क्रांति से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस को हम लेकर आए हुए हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो लेके चलते हैं सुपर टेट के लिए जो भी विद्यार्थी हमारे यहाँ ऑफलाइन जितने भी क्लासेस लिया हुआ है, उनके लिए एक सप्लीमेंट्री क्लासेस के रूप में ये है। और बाकी जो है ऑफलाइन की क्लासेस से आप लोग जुड़ करके हमारी ऑफलाइन क्लासेस का भी आनंद ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है कुछ एमसीक्यू हैं, जिसके माध्यम से ऑफलाइन में जुड़ेंगे तो और ही बेहतर तरीके से हमारी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। और यहाँ पे हम लेके चलते हैं आप लोगों को 1857 का महाविद्रोह, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक को हम लेके चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्द से जल्द लाइव से जुड़ जाइए और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए। चलिए लेके चलते हैं आप लोगों को। पहला क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? क्वेश्चन कह रहा है एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है आप लोगों का, नवंबर 1856 में शामिल किया गया था, या दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था, जनवरी 1857 में शामिल किया गया था, फरवरी 1857 में शामिल किया। देखिए है क्या, इसकी पूरी इतिहास समझ लीजिए। मैंने आप लोग को ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। बी इज द राइट आंसर है। जो बी इसका आंसर है, वो बी जो है, बी इज द राइट आंसर है इसका। बी, बी जो है, बस एक सेकेंड रुक जाइए, बी जो है राइट आंसर है। दिसंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में जो है इसका प्रयोग किया गया था। दिसंबर 1856 में। देखिए अंग्रेजों ने जो है दिसंबर 1856 में क्या किया था, ब्राउन बेस जो राइफल होता था, इस ब्राउन बेस राइफल को हमने क्या किया था, जो ब्राउन बेस राइफल होता था, ब्राउन बेस राइफल, ब्राउन बेस राइफल जो होता था, ब्राउन बेस राइफल, ब्राउन बेस राइफल जो होता था, इस ब्राउन बेस राइफल को क्या कर दिया गया था, इसको बोला तो अंग्रेजों ने कि इसको हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और इसकी जगह पे एक नई राइफल लाया गया था, जिसको मैंने आप लोग को ऑफलाइन में पढ़ाया भी था। एनफील्ड राइफल के नाम से जाना जाता है। एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल के नाम से जाना जाता है। एनफील्ड राइफल क्या है, देखिए एनफील्ड राइफल को प्रयोग किया, यही एनफील्ड राइफल, न्यू एनफील्ड राइफल जो है दिसंबर के मंथ में जो है, दिसंबर 1856 में इसको क्या कर दिया गया था, अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। होता क्या था कि जो न्यू एनफील्ड राइफल आया था, जो ये न्यू एनफील्ड राइफल आया था, इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। इसमें जो होता था, गाय और सुअर की जो होती थी, गाय और सुअर का जो होता था चर्बी लगा होता था। चूंकि चर्बी जो था उसमें बहुत ही सस्ता मिला करता था, लगभग इसकी कास्ट बहुत कम होती थी, तो लुब्रिकेंट के रूप में जो था ये चर्बी का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। गाय और सुअर की चर्बी होती थी, जिसको लेकर के क्या था, अफवाह फैल गया था। तो भारतीय जो सैनिक थे, इन सैनिकों ने क्या किया था, सैनिकों में धीरे धीरे करके असंतोष फैलते चला गया। और उसी असंतोष को लेकर के, जो गाय और सुअर की जो चर्बी होती थी, इसी को लेकर जब असंतोष फैला, तो सैनिकों को लगा कि हमारा धर्म क्या है, कि हमारा धर्म ही भ्रष्ट हो रही है। मैंने बताया था आप लोग को, लखनऊ के अधिवेशन में इस बात को कहा गया था कि हमारा धर्म, मान, जीवन, संपत्ति सभी खतरे में है। वो जीना भी क्या जीना, जहां पर ना मेरा धर्म है, ना मेरा जाति है, ना मेरी भाषा है। तो अर्थात अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके क्या किया था, हमारे धर्म पे हस्तक्षेप करना शुरू किया था। और 1857 की क्रांति, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में जो है सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई, जब सैनिकों को लगा कि धार्मिक असंतोष और धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो वहीं से क्या हो गया था, ये क्या हो गया था, रिवोल्ट की शुरुआत हो गई। तो यही कह रहा है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था।
तो इसका जो राइट आंसर है दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। मैंने पूरी इसकी हिस्ट्री बताई है। ब्राउन बेस राइफल को हटा दिया गया था और इसके जगह पे जो है न्यू एनफील्ड राइफल को लाया गया था। न्यू एनफील्ड राइफल को लाया गया था जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। यही जो था क्रांति की शुरुआत थी। पहला क्वेश्चन जो हमने आप लोगों को ये डिस्कस किया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये देखिए मैंने टॉपिक आप लोगों को कराया था द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। मैंने वहां पे आप लोगों को बताया था 1857 के विद्रोह को जब पढ़िए तो कारण को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है और फिर मैंने बताया कि ये असफल क्यों हुआ। वहां पे मैंने टॉपिक भी डिस्कस किया हूं, नेचर क्या था, और फिर मैंने आप लोगों को बताऊंगा उसका परिणाम या परिवर्तन क्या हुआ। इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। इसको मैंने पूरा एकदम फॉर्मेटिंग करा के अपनी ऑफलाइन की क्लासेस में एक एक करके आप लोगों को पढ़ा रखा है। फिर आगे क्वेश्चन मिलेगा तो मैं बताऊंगी। ये हमने आप लोगों को बताया था जो 1857 का महाविद्रोह है उसको किस तरीके से पढ़ना है, उसका ये फॉर्मेटिंग है। आगे चलिए देखिए, यही आप लोगों को पीपीटी के माध्यम से यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए कि चर्बी वाली कारतूस, ध्यान दीजिएगा, जो चर्बी वाली जो कारतूस थी, ग्रीज्ड कार्टेज जो था, जिसमें क्या होता था, ब्राउन बेस राइफल था। इस ब्राउन बेस राइफल की जगह पे हमने क्या किया था, अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल को इंट्रोड्यूस कर दिया था। इस एनफील्ड राइफल में जो होता था गाय और सुअर की जो होती थी चर्बी लगी होती थी। यही ब्राउन बेस जो राइफल था इसी की जगह पे एनफील्ड राइफल को लाया गया। इसको क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। तो ये जो तात्कालिक कारण था 1857 के विद्रोह का जो था, यह एक तात्कालिक कारण था, इमीडिएट कारण था। ऐसा नहीं था कि 1857 की क्रांति किसी एक घटना का मोहताज नहीं है। ये कई घटनाओं का समुच्चय है। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक कई कारण थे, लेकिन यहां पे जो है, यहां पे ये एक तात्कालिक कारण था जो कि क्या किया, चिंगारी का काम किया था। 1857 के रिवोल्ट को इंटेंसिव करने में क्या किया था, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। चलिए लेके चलते हैं इसके आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मंगल पांडे की घटना कहां हुई थी। कह रहा है मंगल पांडे इंसिडेंट टूक प्लेस एट, मंगल पांडे की जो है, मंगल पांडे इंसिडेंट टूक प्लेस एट, मंगल पांडे की घटना जो है कहां हुई थी। कह रहा है मेरठ में हुई थी, अगला कह रहा है बैरकपुर में हुई थी, फिर कह रहा है अंबाला में हुई थी, या फिर कह रहा है लखनऊ में हुआ था। मंगल पांडे की घटना कहां पे हुई थी, बताइए। जो इसका सी इज द बी बैरकपुर, बी इज द राइट आंसर, बैरकपुर। आप लोगों को पता होगा 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये इसकी जो स्टार्टिंग है, इसकी स्टार्टिंग कहां से होता है, बैरकपुर कंटेनमेंट जोन के ये सोल्जर्स थे, सिपाही थे, और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बोला जाता है, 34वीं एनआई बोला जाता है, उसी के सोल्जर्स थे। वहीं पे जो है इन्होंने क्या किया था, मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति का क्या कर दिया था, बिगुल फूंक दिया था। तो इसको ध्यान दीजिएगा, बैरकपुर जो है ये कलकत्ता में है, कलकत्ता का ये प्लेस, यहीं पे क्या हुआ था, 1857 की क्रांति की जो है बैरकपुर में, कलकत्ता से ही क्या किया था, क्रांति की शुरुआत हो गई थी। अब देखिए घटना क्या है कि 29 मार्च को जो है सैनिकों ने जो था क्या कर दिया था, जो चर्बी लगे वाले कारतूस थे इसको मना कर दिया था। और यहीं पे जो है 29 मार्च को मंगल पांडे ने क्या कर दिया था, रिवोल्ट कर दिया था। मंगल पांडे ने क्या कर दिया, पूरी तरीके से क्या कर दिया था, मना कर दिया कि हम इस कॉटेज को क्या करेंगे, ग्रिज लगी हुई कॉटेज को हम क्या करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। और यहीं पे जो है हेरसे उस समय था, जो सेनापति था, मंगल पांडे ने जो हेरसे को मार दिया। हेरसे और वाघ दो थे, हरसे और वाघ दोनों थे। वाघ हालांकि बच निकला था, लेकिन हेरसे को जो है उन्होंने वो बंदूक की नोक से ही क्या कर दिए थे, हेरसे को मार दिए थे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हेरसे को क्या है यहीं पे जो है मार दिया गया था और बाघ जो है बच निकला था। लेकिन अंततः जो है 29 मार्च को ही जो इंटेंसिव तो रिवोल्ट था, लेकिन 29 मार्च को मंगल पांडे को अंग्रेजों ने क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। और जैसे ही अंग्रेजों ने 29 मार्च को इनको गिरफ्तार किया, तो इनको गिरफ्तार करने के बाद 8 अप्रैल को फांसी की सजा सुना दी गई। 8 अप्रैल को जो है मंगल पांडे को जो है फांसी दे दिया गया था। 8 अप्रैल को अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, इनको फांसी पे चढ़ा दिया था। तो ये कुछ घटनाएं थी। मैंने बोला मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के थे, तो 34वीं जो एनआई होता है, नेटिव इन्फेंट्री इसको बोला जाता है। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये क्या थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये सोल्जर थे।
सोल्जर्स सैनिक थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये क्या थे? सैनिक थे। ये टॉपिक है, कुछ क्वेश्चंस हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहां से शुरुआत हुआ था? कलकत्ता, बैरकपुर छावनी कंटेनमेंट जोन कहाँ है? कलकत्ता में। बैरकपुर कहाँ? मैंने बताया आप लोग को 29 मार्च को जो हुआ था, ये मंगल पांडे ने क्या किया था? विद्रोह की क्या कर दिया था? शुरुआत कर दिया था। हेरसे और वाघ दो थे, हेरसे को उन्होंने मार दिया था, वाघ बच निकला था। और फिर 8 अप्रैल को जो है क्या कर दिया था? इनको फांसी की सजा अंग्रेजों ने सुना दी थी। इस पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। काफी सारे टॉपिक्स को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, ये है जब मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई, उस समय की पीक है। मैंने बताया था कि 29 मार्च को घटना घटित होती है बैरकपुर कंटेनमेंट जोन में, और तुरंत के तुरंत 8 अप्रैल को ही अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? 8 अप्रैल को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दिया था। 8 अप्रैल को अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? फांसी की सजा सुना दी थी। फांसी की जो है सजा सुना दी थी। फांसी की सजा सुना दी। ये पॉइंट्स है। ये उस समय की जो है पिक है। 29 मार्च को शुरुआत, और फिर 8 अप्रैल को जो है क्या कर दिया गया था? उनको फांसी की फंदे पर क्या कर दिया था? अंग्रेजों ने लटका दिया था। एमसीक्यू है, जो लोग ऑफलाइन पढ़े। देखिए, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था पूरे उत्तर से लेके, जो गंगा घाटी का जो बेल्ट था, पूरब से लेकर के मान लीजिए पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, अंग्रेजों ने पेड़ों पर लटका लटका करके भारतीयों को मारा था। इस तरह से नृशंस जो है भारतीयों के साथ फांसी की सजाएं सुनाई गई थी। देख रहे हैं किस तरह से अंग्रेज दहशत फैला रहे थे। इस पॉइंट्स को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? ध्यान दीजिएगा। द फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी? तो इसका आंसर करिए, इसका आंसर करिए। कह रहा है कि लखनऊ से शुरू हुई थी, या झांसी से शुरू हुई थी, मेरठ से शुरू हुई थी, कानपुर से शुरू हुई थी। कर 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से स्टार्ट हुई थी? 1857 द फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ, जो है ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। जो ये क्रांति स्टार्ट हुई थी वो मेरठ से स्टार्ट हुई थी। आप लोगों को पता है कि देवी सिंह नाम का व्यक्ति जो था मेरठ से क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। इसको भी लिख लीजिए, देवी सिंह। देवी सिंह नाम का जो व्यक्ति था मेरठ से क्या करता है? नेतृत्व को संभालता है। और क्रांति जो होती है यहीं से क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। 9 मई को जो है सैनिक जो है बगावत कर देते हैं। 10 को वो लोग क्या करते हैं? दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। और 11 मई को जो है दिल्ली पे जो है कब्जा कर लिया जाता है। दिल्ली पे उस समय जो शासक कर रहा था, उस शासक का क्या नाम था? मैंने सारी चीज़ों को आप लोग को धीरे धीरे करके उसको पढ़ाया हुआ है। तो दिल्ली पे जो बहादुर शाह जफर जो था, दिल्ली का जो था बादशाह था, बहादुर शाह जफर जो दिल्ली का बादशाह था, और उसको एम्परर घोषित कर दिया गया। अंग्रेजों ने, भारतीयों ने क्या किया? बहादुर शाह जफर को बोला कि आप क्या करो, भारत का बादशाह बनो, और उसको क्या कर दिया गया था? भारत का जो है बादशाह बना दिया गया था। इस पॉइंट को मैंने बोला। वास्तव में ये लोग, जो मुगल दरबार था, धीरे धीरे कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी सत्ता को ये लोग क्या करना चाहते थे? प्रयोग करना चाहते थे। ये अगर इनको देखिए, प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग करना। बहादुर शाह जफर शुरू में विद्रोह में शामिल नहीं हुआ था। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बहादुर शाह जफर शुरू में जो है विद्रोह में शामिल नहीं हुए। वो संशय की स्थिति में थे। बहादुर शाह जफर संशय की स्थिति में थे कि हम मतलब युद्ध करें या ना करें। सैनिकों के दबाव डालने पर, क्योंकि सैनिक आ चुकी है, दिल्ली रेड फोर्ट पे मार्च कर रही है, तो वहां पे तब जाकर के उन्होंने क्या किया कि बोला कि ठीक है, हम क्या करेंगे, रिवोल्ट में क्या करेंगे, भाग लेंगे। वही बहादुर शाह जफर। इस पॉइंट्स को मैंने आप लोगों को बताया। और फिर देवी सिंह जो था, यहीं से जो है मेरठ से क्या किए थे? लीड किए थे। और विद्रोह की जो है शुरुआत यहीं से हुई थी। इस पॉइंट्स को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर बाद में अलग बात है कि दिल्ली को अंग्रेजों के हाथ से निकल गई थी। फिर दिल्ली को बाद में क्या कर लिया गया था? अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। अगला क्वेश्चन, आज का जो अगला क्वेश्चन है, मैंने ये सब टॉपिक डिस्कस कर दिया। ये देखिए, कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? बताइए। 1857 के, कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी?
कह रहा है कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, क्या यह पहली घटना थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, क्या यह पहली घटना थी? अगला कह रहा है बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व। अगला कह रहा है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला ऑप्शन कह रहा है झांसी की रानी का विद्रोह। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 1857 की क्रांति, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज। कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली कौन सी घटना थी? मैंने बोला कि देवी सिंह के नेतृत्व में जो है सैनिक क्या करते हैं, दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। और वहां पे दिल्ली में जाने के बाद बहादुर शाह जफर शुरू में संशय की स्थिति में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रेड फोर्ट पे सैनिक क्या कर रहे हैं, मार्च करना शुरू कर दिए हैं, तब जाके उन्होंने क्या किया, नेतृत्व को बोला था कि हाँ ठीक है, हम नेतृत्व को क्या करेंगे, नेतृत्व को करेंगे। तो इसी को लेकर के यहाँ पे है कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पे जो है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना जो है, यहीं से जो है स्वतंत्रता संग्राम की क्या हो जाती है, स्टार्टिंग हो जाती है। यही बात यहाँ पर 1857 को स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के किले पर क्या, लाल किले पर पहुंचना, यहीं से जो है पहली घटना थी। कुछ एमसीक्यू है, इसको आप लोग बस अपनी निगाहों तक जाने दीजिए। कानपुर में विद्रोह, बिल्कुल सही बात है। कानपुर में जो है नेतृत्व जो है नाना साहब ने किया था। नाना साहब ने ही कानपुर में नेतृत्व किया था, आप लोगों को पता होगा। 5 जून को इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व को संभाला था। और इन नाना साहब की तरफ से जो नेतृत्व कर रहे थे, उस व्यक्ति का नाम क्या था, तात्या टोपे। तात्या टोपे। और तात्या टोपे का जो निक नेम था, अदर नेम था, इनको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी क्या किया जाता है, उनको जाना जाता है। ये क्वेश्चंस भी अगर पूछे तो भी आप समझिए, ये ब्राह्मण परिवार के थे। रामचंद्र पांडुरंग जो थे ये ब्राह्मण थे, मराठा के ब्राह्मण थे। ये ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे, तात्या टोपे। और फिर यहाँ देखिए बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, बिल्कुल सही बात है। बेगम हजरत महल, मैंने बताया था वाजिद अली शाह की ये क्या थी, वाजिद अली शाह की ये विडो थी। और इन्होंने छोटे से बच्चे को, वर्जिश कादिर को, यहीं कहीं लिख लीजिए बेगम हजरत महल से भी फैक्ट को, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह की ये क्या थी, वाजिद अली शाह की ये विधवा थी। और इन्होंने क्या किया था, अवध कहे, अवध के क्षेत्रों से जो है, अवध के क्षेत्र या अवध या लखनऊ के क्षेत्र से इन्होंने क्या किया था, रिवोल्ट किया था। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया। तो अवध के क्षेत्रों से भी इन्होंने रिवोल्ट किया था। ये जो घटनाएं हैं, ये लगभग जो घटनाएं घटित हुई थी, इन्होंने 30 मई को जो है इन्होंने विद्रोह में भाग लिया था। 30 मई को जो है स्टार्ट कर दिया था रिवोल्ट। अगला क्वेश्चन कर रहा है सैनिकों का दिल्ली, ये तो पहला घटना थी। और झांसी की रानी का विद्रोह, ये भी लगभग 5 जून के आसपास हुआ था। फिर 17 जून को उनको जो है झांसी की रानी को मार दिया गया था। झांसी की रानी जो थी, इनका यहाँ से भी कई सारे फैक्ट पूछे जाते हैं, झांसी से भी कई सारे फैक्ट है, इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ झांसी से फैक्ट आपका ये है कि जो झांसी की रानी थी, ये इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो वाराणसी में जो था, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ये पॉइंट्स भी पूछा जाता है। और एक बार पूछा जाता है कि इनका मकबरा कहाँ पे है, तो जो इनका मकबरा है वो मकबरा कहाँ पे है, तो मकबरा अगर क्वेश्चन पूछे तो ग्वालियर में है, ग्वालियर में जो है इनका मकबरा है। तो ये कई सारे क्वेश्चंस हैं। झांसी की रानी गंगाधर राव की विधवा थी, ये भी पूछा जाता है। गंगाधर राव की ये क्या थी, विधवा थी। क्वेश्चंस ये भी जो है पूछा जाता है। तो ये कई सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने आप लोगों को तमाम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप लोगों को डिस्कस किया। चलिए लेके चलता हूँ आगे की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, एक सेकंड, ये कह रहा है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। बताइए 1857 के स्वाधीनता संग्राम का
1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था बताइए। 1857 के आंसर करिए आप लोग इसका। कह रहा है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था बताइए। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। प्रतीक में अगर पूछे तो आप लोग यहाँ बताइए। कमल और रोटी प्रतीक था, बाज था, रुमाल था, दो तलवारें थी। देखिए 1857 के रिवोल्ट का जो प्रतीक था वो आपका प्रतीक क्या था, कमल और रोटी, जिसको बोला जाता है रेड रेड लोटस। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, रेड लोटस। रेड लोटस प्लस जो था चपातीज था। चपातीज कहिए या फिर इसी को ब्रेड कह सकते हैं, रोटी, ये था। ठीक है। क्या करते थे 1857 के विद्रोह के समय में जो है, एक दूसरे को जो है लोग क्या करते थे, प्रतीकात्मक रूप से रोटी और कमल के फूल दे करके क्या करते थे, एक दूसरे को 1857 के रिवोल्ट में आह्वान करते थे, बुलाते थे, आने के लिए कहते थे। तो यहाँ पे कहा गया, हालांकि बाद में बहादुर शाह जफर के ऊपर मुकदमा चलाया गया, बोला गया था कि ये सुनियोजित विद्रोह था 1857 का विद्रोह, लेकिन उसके बाद से वो बरी हो गए थे। तो ये कहा जाता है कि जो कई सारे इतिहासकारों का एक ग्रुप इस बात को बोलता है, इतिहासकारों का सभी ग्रुप नहीं बोलता है, एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियन, इतिहासकारों का जो है एक ग्रुप इस बात को बोलता है, इतिहासकारों का एक ग्रुप इस बात को स्वीकार करता है। इतिहासकारों का एक एक ग्रुप, इतिहासकारों का एक समूह जो है इस बात को क्या करता है, स्वीकार करता है कि रोटी और कमल जो था, रोटी और जो कमल था, ये रोटी और कमल क्या था, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। ये एक ग्रुप बोलता है, सभी ग्रुप नहीं स्वीकार किया जाता है, वही एक ग्रुप बोलता है कि रोटी और कमल था। हालांकि मैंने बोला ना कि विद्रोह को लेकर के मुकदमा चला था बहादुर शाह जफर के ऊपर, लेकिन बाद में वो बरी हो गए थे, कोई एविडेंस मिला नहीं, ये ऐसा कहा जाता है। तो लोटस और जो चपाती था, कमल और जो रोटी था, ये क्या था, स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। चलिए अगला अगला टॉपिक लेके चलता हूँ आप लोगों को, 5 नंबर का। फिर ये देखिए 6 नंबर का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था बताइए। अभी मैं टॉपिक को डिस्कस ही कर रहा था, इस टॉपिक को मैंने डिस्कस किया था। कह रहा है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था बताइए। झांसी को अंग्रेजों ने अधिकृत किया था, झांसी को, या मेरठ को, दिल्ली को, या कह रहा है कानपुर को अधिकृत किया था बताइए। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत कर लिया था, किसे पुनः अधिकार में कर लिया था। क्या झांसी को अधिकार में किया गया था, मेरठ को किया गया था, या दिल्ली को किया गया था, या कानपुर के क्षेत्रों को किया गया था। मैंने बताया था कि इतना इंटेंसिव रिवोल्ट था कि भारतीयों ने क्या कर लिया था, दिल्ली के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। और दिल्ली के क्षेत्र में कब्जा करने के बाद वहां का जो जो सेनापति था उसने पहले तो रोकने का प्रयास भी नहीं किया था, इनके हाथ से जो है दिल्ली निकल चुका था। आप लोग को पता है निकलसन, कभी दिल्ली जाएंगे रिंग रोड के पास तो हडसन लाइन मिलेगा आप लोगों को, हडसन और निकलसन दो नाम मिलेंगे आप लोगों को। तो कई सारे सेनापति थे, इन्होंने बाद में क्या किया था, इस रिवोल्ट को दबा दिया था। अब पुनः अंग्रेजों ने जो है सबसे पहले जो है अंग्रेजों ने दिल्ली पर जो है कब्जा कर लिया था, अंग्रेजों ने दिल्ली पर क्या किया था, कब्जा किया था। इस पॉइंट से भी कई बार क्वेश्चंस को पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए ये देखिए, यही यहाँ पे मैंने आप लोग को ऑफलाइन में भी पढ़ाया था, दिखाया भी था। कैंपेन कैंपेन इन इंडिया 1857 और 58 के समय, देख रहे हैं दिल्ली के समय जो ये कैंपेन चलाया गया, और कैंपेन चला करके क्या कर लिया गया था, इसके ऊपर क्या कर लिया था, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो ये पॉइंट्स भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। बरेली विद्रोह का जो 1857 में नेता कौन था बताइए। 1857 में बरेली विद्रोह का, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ड्यूरिंग 1857 एट बरेली। बरेली के क्षेत्रों में जो रिवोल्ट हुआ था उसका नेता कौन था, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कि खान बहादुर खान थे,
खान बहादुर खान थे, कुंवर सिंह थे, मौलवी अहमद शाह थे, बिरजिस कादिर थे। बताइए बरेली के विद्रोह का नेता कौन था? जी देखिए बरेली के जो क्षेत्र है वो आप लोग को पता होगा, प्रियंका चोपड़ा वहीं की रहने वाली हैं। तो बरेली बहुत वहाँ का फेमस है, झुमका गिरा रे, तो ऐसे करके भी है, वो उस चीज़ों को छोड़ दीजिए। तो 1857 के बरेली विद्रोह का जो नेता था उसका क्या नाम था? तो बरेली में जो नेतृत्व किए थे वो खान बहादुर खान ने क्या किया था? विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ए इज द राइट आंसर। 6 नंबर का जो राइट आंसर है वो खान बहादुर खान है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पर पिक भी है, मैं उसको दिखा दे रहा हूँ, वहीं से आप लोग का सारी चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए ये लीडर ऑफ 1857 हु रिफ्यूज द ब्रिटिश रूल, उन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश रूल को क्या कर दिया था? रिफ्यूज कर दिया था। और पैरेलल गवर्नमेंट भी बनाई थी। ध्यान रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी पैरेलल गवर्नमेंट बना है 17 के क्षेत्रों में। लेकिन यहाँ पे 1857 में जो पैरेलल गवर्नमेंट बनी है वो कौन सी पैरेलल गवर्नमेंट है? बरेली में बनी है। 1857 में जो बरेली में जो है पैरेलल गवर्नमेंट बनी है, देखिए पैरेलल गवर्नमेंट 1857 में यही बनी है। देखिए खान बहादुर खान जो रोहिलिया थे, मूलतः ये बरेली और रुहेलखंड के क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था। और अंग्रेजों के जो है काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, अंग्रेजों को चने चबाने पड़े थे। तो ये चीज़ें हैं। ए लीडर ऑफ 1857 हु रिफ्यूज द ब्रिटिश रूल एंड क्या किया था? पैरेलल गवर्नमेंट को इन्होंने क्या किया था? बरेली में बनाया था। ये खान बहादुर खान जी हैं। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेके चलता हूँ आप लोग को अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, इससे जुड़ा हुआ कोई और भी पॉइंट्स हो तो मैं उसको डिस्कस कर दूं। देखिए इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और कुंवर सिंह से भी मैं यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूं। मैंने आप लोगों को कुंवर सिंह के बारे में भी लिखाया हुआ है। कुंवर सिंह मूलतः जो इन्होंने नेतृत्व किया था आरा के क्षेत्रों में, पटना के क्षेत्रों में, आरा कहे या फिर पटना कहे या फिर कहे बिहार के क्षेत्रों में नेतृत्व किसने प्रदान किया था 1857 के रिवोल्ट में? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ये जमींदार परिवार से बिलोंग करते थे। वास्तव में क्या हुआ था कि इनकी जमींदारी जो थी वो चली गई थी और बहुत ही हाईली इंटेंसिव रिवोल्ट इन्होंने किया है। जो गंगा घाटी का बेल्ट है ना, जो कभी देखेंगे गंगा घाटी का बेल्ट जो आजमगढ़ के क्षेत्रों तक जो है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि उन्होंने आरा पटना के क्षेत्रों से लेते हुए पूरे आजमगढ़ के क्षेत्रों तक इन्होंने क्या कर लिया था? पूरा का पूरा कब्जा कर लिया था। ये चीजें हैं। यहाँ से बाबू कुंवर सिंह आरा के क्षेत्रों से नेतृत्व किया था। ये मूलतः जगदीशपुर के रहने वाले थे। कभी कभी ये भी पूछता है जगदीशपुर जगदीशपुर के रहने वाले थे, जगदीशपुर से बिलोंग करते थे। और जो इन्होंने नेतृत्व किया गंगा घाटी के क्षेत्रों में जो था, इसको लिख सकते हैं गंगा घाटी के क्षेत्रों में जो इन्होंने है, गंगा घाटी के क्षेत्रों में, गंगा घाटी के क्षेत्र में क्या किया था? इन्होंने रिवोल्ट किया था। ये पॉइंट्स भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट्स है कुंवर सिंह गंगा घाटी के क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया? रिवोल्ट को किया। और ये बहुत ही भयानक तरीके, लास्ट में इनका जो है दाहिना हाथ कट गया था, दाया हाथ जो था इन्होंने अपना काट दिया था। लगभग इनकी उम्र जो थी, इनकी जो उम्र थी वो 80 वर्ष थी। 80 वर्ष के हो चुके थे। 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों के सामने बहुत ही समस्याएं इनको अंग्रेजों को झेलनी पड़ेगी थी इनसे। और इनके बाद से जो नेतृत्व किया था, कभी कभी ये भी पूछता है, तो इनका चचेरा भाई था अमर सिंह ने नेतृत्व किया था। अमर सिंह जो है उन्होंने क्या किया था? इनके बाद से नेतृत्व को किया था। तो ये तमाम सारे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन नहीं है, कुंवर सिंह से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स को मैंने आप लोग को डिस्कस कर दिया। देखिए पहला पॉइंट, इनकी उम्र लगभग 80 वर्ष की थी। आरा कहे, पटना कहे, जगदीशपुर के क्षेत्रों से रिवोल्ट किसने किया था? ये भी मैंने डिस्कस कर दिया। यहाँ पे गंगा घाटी के क्षेत्रों, मैंने बताया कि ये जो क्षेत्र था गंगा के बेल्ट में, ये काफ़ी मतलब व्यापक तरीके से विद्रोह में क्या कर रहे थे? भाग ले रहे थे। अंग्रेजों को काफ़ी समस्याओं, और इनकी डेथ के बाद जो नेतृत्व किया था वो अमर सिंह ने किया था। और लास्ट में इनको मैंने बताया कि इनका दाहिना हाथ जो है इन्होंने खुद से अपनी तलवारों से ही काट दिया था, क्योंकि उस पर गोली लग गई थी। तो इसको लेकर के भी तमाम सारे जो इसके आसपास के क्वेश्चन है। एक पॉइंट्स और है जो कभी कभी पूछा जाता है, ये भी समझ लीजिए यहीं पे। मौलवी अहमद शाह, ध्यान दीजिएगा, मौलवी अहमद शाह और एक होता है अजीमुल्ला, दो अलग अलग नाम है। ये अहमद शाह अवध के क्षेत्रों में इन्होंने क्या किया था? अवध के क्षेत्रों में, अवध के जो क्षेत्र थे, अवध के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था?
अवध के क्षेत्र में इन्होंने रिवोल्ट का क्या किया था, नेतृत्व किया था। ये भी जो थे ये मूलतः ये मद्रास के रहने वाले थे, और ये जो थे मद्रास के रहने वाले थे, ये मद्रास के रहने वाले थे, ये मद्रास के रहने वाले थे। और जो इनका कार्य क्षेत्र था जहाँ पे रिवोल्ट कर रहे थे, तो इन्होंने जो इनकी कर्म भूमि अपना जो बनाया था वो अवध के क्षेत्रों में कर्म भूमि इन्होंने बनाया था। जो इनका कर्म भूमि था वो कर्म भूमि कहाँ पे था, तो कर्म भूमि इनका अवध के क्षेत्रों में था। यही मौलवी अहमद शाह। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा, लास्ट में अंग्रेजों ने इनके ऊपर बोला था कि इनको इनको जो भी पकड़ेगा उसके ऊपर इनाम की राशि भी घोषित की जाएगी, तो इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम की राशि भी घोषित किया गया था। तो इससे भी तमाम सारे क्वेश्चन जो है अगर पूछे इसके आसपास से तो भी आप लोग क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। इसके बाद से यहाँ बर्जिश कादिर, तो ये तो छोटा सा बच्चा था जो कि बेगम हजरत महल ने इनको लेकर के क्या किया था, नेतृत्व को क्या किया था, प्रदान किया था। बर्जिश कादिर, मैंने आप लोगों को अभी बताया बेगम हजरत महल अवध के क्षेत्रों से रिवोल्ट किया, या क्वेश्चन पूछे लखनऊ के क्षेत्रों से रिवोल्ट किसने किया, तो यही थी बर्जिश कादिर को लेकर के एक छोटा सा लड़का था। इसी को मैंने बताया था ना, अवध को अंग्रेजों ने कुप्रशासन के आधार पे क्या किया था, हड़पा था। जबकि भारत में क्या होता था, जो राजा होता था ये राजा के साथ साथ क्या करता था, पोएट का काम भी करता था। अंग्रेजों ने बोला कि ये कैसा राजा है वाजिद अली शाह, सुबह क्या करता है 10 बजे सो करके उठता है, 12 बजे नाश्ता करता है, 4 बजे खाना खाता है, फिर शाम को 6 बजे पतंग उड़ाता है, 8 बजे वाइन पी के सो जाता है। ये शासन कर ही नहीं रहा। जब लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की तहत क्या किया, जब जब अवध को नहीं एनेक्स कर पाया तो वहां पे क्या किया था, अवध के क्षेत्रों पे कुप्रशासन का आरोप लगाया गया, मैला एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप लगाया गया, और उसको क्या कर लिया गया था, उसके ऊपर क्या कर दिया था, अंग्रेजों ने शासन करना शुरू कर दिया। तो ये एक जो था राजनीतिक कारण था 1857 के रिवोल्ट का। तो यहाँ से कई सारे राजनीतिक कारण है जो मैंने आप लोग को डिस्कस किया। ये तमाम सारे राजनीतिक कारण थे जो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, पनप रहे थे। तो मैंने दिखाया ये सब राजनीतिक कारण है 1857 के विद्रोह के, जो कि धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ते चला जा रहा था। अब ये देखिए, ये मैंने डिस्कस कर दिया है। ये क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। कह रहा है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं थंब। समाधि कहिए या, तो ये है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। मैंने अभी डिस्कस भी कर रहा था, तो मैंने वहां पे सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है। आप सभी लोग इसको बहुत ही सहज के साथ आंसर दे सकते हैं। मांडला, मांडू, जबलपुर, ग्वालियर। मैंने बताया कि ग्वालियर में जो है इनका जो है समाधि है। मैंने इस पॉइंट्स को भी बताया, और मैंने ये भी पॉइंट्स आप लोगों को बताया कि जो महारानी लक्ष्मीबाई है इनका जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। और ये गंगाधर राव की विधवा थी। गंगाधर गंगाधर राव की गंगाधर राव की जो थी ये विधवा थी। ये गंगाधर राव की क्या थी, विधवा थी। ये पॉइंट को भी मैंने आप लोगों को क्या किया, डिस्कस किया। ठीक। और इसके बाद अगर हम कहें कि ये इनका जो है समाधि कहाँ है, तो समाधि अगर पूछे समाधि तो ग्वालियर। ग्वालियर के क्षेत्रों में इनका क्या है, समाधि है। और इनका मूल नाम अगर पूछ दे, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो मणिकर्णिका। मणिकर्णिका। और कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो लास्ट में जो था महारानी लक्ष्मीबाई का जो था लास्ट जो अंतिम अंतिम समय था, अंतिम जीवन था, अंतिम समय इनका बहुत ही खराब बीता था। और इनका कहा जाता है कि जब ये युद्ध में हार गई थी तो उसके बाद से जो एक साधु था, उसी साधु के कुटिया में जब वो पहुंची तो साधु ने की कुटिया में जब इनकी डेथ होती है तो उसके बाद से जो है इनके मतलब वो साधु क्या करता है, कुछ पत्ते बिटोर करके, जैसे नहीं होते पेड़ वगैरह के पत्ते बिटोर करके क्या करता है, इनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो महारानी लक्ष्मीबाई से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं जहाँ पे मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। ये तमाम पॉइंट्स को मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में कवर करा चुका हूँ। अगला जो पॉइंट्स है ये देखिए, ये भी पूछा जाता है। देखिए ये अंतिम समय है जब वो जा रही थी, उस समय का ये पिक्स है। और यहाँ पे है ये देखिए महारानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज।
ह्यूरोज, ये कई बार ये भी स्टेटमेंट पूछा गया है, स्टेटमेंट ह्यूरोज का, ह्यूरोज का, सोई हुई महिलाओं में अकेली मर्द है। इस स्टेटमेंट को किसने कहा था? तो ह्यूरोज ने कहा था कि जो जो ये महिला सोई हुई है, जो भारतीय विद्रोहियों में जो ये महिला सोई हुई है वो क्या है? एक अकेली मर्द है। इस बात को क्या किया था उन्होंने? इस बात को बोला था। ये भी कई बार स्टेटमेंट पूछा गया, मैंने इस टॉपिक को लिखाया भी है। देखिए यही यही पॉइंट्स अगला क्वेश्चंस के रूप में है। कह रहा रानी लक्ष्मीबाई को, रानी लक्ष्मीबाई को, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? तो यहाँ पे है ह्यूरोज से सामना करना पड़ा था। ध्यान, ह्यूरो से सामना करना पड़ा था, गफ से करना पड़ा था, या नील से करना पड़ा था, या हैवलॉक से करना पड़ा था। महारानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में, मैंने बोला ना कि ये ह्यूरोज से अंतिम युद्ध में इनका सामना हुआ, और ह्यूरोज ने बोला था कि सोई हुई महिलाओं में अकेली मर्द है। इस स्टेटमेंट को ह्यूरोज ने इस बात को भी बोला था, और वास्तव में बहुत इंटेंसिव तरीके से रिवोल्ट कर रही थी ये अंग्रेजों के, मतलब कि अब अंतिम समय चल रहा था धीरे धीरे करके। वो तो बात की बात है कि सिंधिया, ग्वालियर, तमाम सारे लोग मिलते गए और फिर अंग्रेजों का सपोर्ट बढ़ते चला गया। ये पॉइंट्स है। आज का लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पे ही हम लोग रोकेंगे क्लास को। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, वह कौन महिला थी? वह महिला, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, वो कौन महिला थी? कह रहा है लक्ष्मीबाई थी, या अहिल्याबाई थी, अरुणा आसफ अली थी, बेगम हजरत महल थी। देखिए अहिल्याबाई कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। तो वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े हुए मुद्दों में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, बताया अभी कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी ये झांसी के क्षेत्रों से क्या कर रही थी? रिवोल्ट में हिस्सा ले रही थी। झांसी के क्षेत्र से क्या कर रही थी? ये हिस्सा ले रही थी। इस पॉइंट को मैंने बताया, चूंकि इनका 1853 में अंग्रेजों ने क्या किया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की तहत, हड़प नीति की तहत, हड़प हड़प नीति की तहत जो था, इनको क्या कर लिया गया था? अपने राज्य में अंग्रेजों ने मिला लिया था। और अरुणा आसफ अली जो है, ये 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन से बिलोंग करती है। भारत छोड़ो आंदोलन से क्या करती हैं? ये बिलोंग करती हैं। तो 1857 में इनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अगला कह रहा है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने नेतृत्व जो किया था वो अवध के क्षेत्रों से किया था। यही जो है सी डी जो है, डी जो है इसका राइट आंसर है। बेगम हजरत महल जो है, बर्जिश कादिर एक छोटे से बच्चे को लेकर के इन्होंने क्या किया? नवाब घोषित किया, और 1857 के रिवोल्ट में क्या किया था? भाग लिया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में सबसे तेज, सबसे ज्यादा इंटेंसिव रिवोल्ट हुआ था? तो वो जो रिवोल्ट हुआ था बेगम हजरत महल, उसको बोलते हैं इंटेंसिव, इंटेंसिव रिवोल्ट। वो है इंटेंसिव रिवोल्ट हुआ था। अर्थात सबसे तेज जो रिवोल्ट हुआ था वो अवध के क्षेत्रों में ही हुआ था। अवध कहे या फिर मान लीजिए लखनऊ के क्षेत्रों में सबसे तेज, लखनऊ के क्षेत्रों में जो है सबसे तेज जो है क्या हुआ था? इंटेंसिव रिवोल्ट हुआ था। ये है बेगम हजरत महल। तो तमाम सारे टॉपिक को जो है मैंने आप लोगों को डिस्कस किया। यहाँ से जुड़े हुए एक दो पॉइंट्स भी होगा, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये है देखिए बेगम हजरत महल। बस 2 मिनट के अंदर क्लास को हम एंड करेंगे। देखिए द वाइफ ऑफ वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह की ये क्या थी? वाइफ थी। मैंने आप लोगों को डिस्कस किया क्वीन ऑफ अवध, और अवध की क्या थी? रानी थी, महारानी थी। अब यहाँ पे देखिए लिखा होगा, और तो कोई विशेष इसमें नहीं पढ़ना है, बस इतने ही को समझिए। तो ये बेगम की, जो बेगम हजरत महल है उनकी पिक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अपनी क्लास को आज जो है पहले एमसीक्यू की क्लास को, आज 1857 की पहले एमसीक्यू क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को जो है भेजिए। देखिए ग्रामीण स्तर तक एजुकेशन को पहुंचाना हम लोग का लक्ष्य है। बेहतर शिक्षा ही एक बेहतर शिक्षक बना सकती है। तो सभी लोग जानते हैं। आज की क्लासेस को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, थैंक यू।